नमस्कार दोस्तों, अभी अभी कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। पहली खबर में आपको बताएंगे, कोरोना संकट के बीच सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अगली खबर में आपको बताएंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मीडिया संस्थानों पर बड़ा एक्शन लिया है। एक्शन लेते हुए नोटिस भेजा है। अगली खबर में आपको बताएंगे, लॉकडाउन के कारण एक गाँव में फंसे हिंदू मजदूरों के लिए बड़ा सहारा बना है मुस्लिम समाज। एक एक कर इन सभी महत्वपूर्ण आज दिन भर की ताजा मुख्य बड़ी खबरें, तमाम टॉप ब्रेकिंग न्यूज की जानकारी आपको देंगे। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें, जिससे कि सभी महत्वपूर्ण खबरें के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप भी धर्म के भेदभाव को भूलकर इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे हैं या नहीं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। पहली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, कोरोना संकट के बीच सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अफवाह फैलाने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी सांसद सुभाष सरकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस नेता जयदीप ने पुलिस थाने में सांसद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद बाकुंडा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि भाजपा सांसद ने सोशल मीडिया पर कहा था कि अधिकारियों ने 2 शवों के दाह संस्कार में गलती की है और दावा किया कि उन दोनों की कोरोना वायरस के चलते मृत्यु हुई थी। टीएमसी नेता का कहना है कि सांसद खुद डॉक्टर हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दोनों मरने वालों में से किसी की भी रिपोर्ट देखे बिना उन्होंने कोविड-19 वैश्विक महामारी के समय सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने की कोशिश की। इसी खबर को लेकर टीएमसी नेता ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि वहीं दूसरी तरफ भाजपा सांसद ने इस पर कहा है कि प्रशासन ने जांच के नतीजे आने से पहले कैसे उनका दाह संस्कार किया है। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने मीडिया संस्थानों को 10 करोड़ रुपए के मानहानि का नोटिस भेजा है। जी हां, आपको बता दें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना खलील उर रहमान सज्जाद नेमानी ने दिल्ली के निजामुद्दीन में पिछले महीने हुए एक धार्मिक कार्यक्रम को लेकर उपजे विवाद से जुड़ी खबरों में इस कार्यक्रम के आयोजक मौलाना साद के बजाय उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किए जाने पर कुछ मीडिया संस्थानों को 10 करोड़ रुपए के मानहानि का नोटिस भेजा है। सूत्रों के मुताबिक नेमानी ने करीब 18 मीडिया संस्थानों को भेजे हुए नोटिस में कहा है कि उन्होंने निजामुद्दीन मरकज में आयोजित कार्यक्रम से जुड़ी खबरों में मौलाना साद की जगह उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया था। नेमानी का कहना है कि इससे उन्हें गहरा आघात लगा है और उनकी जबरदस्त मानहानि हुई है। उन्होंने इन सभी मीडिया संस्थानों से कहा है कि वे सभी बिना किसी शर्त से उनसे माफी मांगे और अपने चैनल, अखबार और वेबसाइट पर इसे प्रमुखता से प्रसारित कर उनसे माफी मांगे। उन्होंने कहा कि साथ ही वे भविष्य में ऐसी कोई हरकत न करने का लिखित आश्वासन दे, नहीं तो वह न सिर्फ मानहानि की रकम वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे, बल्कि इन मीडिया संस्थानों के लाइसेंस भी निरस्त कराने की कार्रवाई भी शुरू कराएंगे। नेमानी ने पिछले दिनों संबंधित विभिन्न मीडिया संस्थानों को लिखे खुले पत्र में कहा था कि वे अपनी इस गलती के लिए बिना शर्त माफी मांगे, नहीं तो वह उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने दावा किया कि मरकज संबंधी विवाद उठने के बाद मीडिया में मौलाना साद के बजाय उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है। उनका कहना है कि इस संबंध में इन सभी संबंधित मीडिया संस्थानों में से कुछ को फोन करके यह गलती सुधारने को कहा था, लेकिन इसके बावजूद उनकी तस्वीर लगातार मरकज से जुड़ी खबरें छपी और प्रसारित की गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सीधे तौर पर मीडिया से कहा है कि वे लिखित में इस संबंध में माफी मांगे, वरना उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और तो और उनका कहना है कि मानहानि की रकम की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए इन मीडिया संस्थानों के लाइसेंस भी निरस्त कराने की कानूनी कार्रवाई शुरू कराएंगे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, लॉकडाउन के कारण हापुड़ के पास गांव में फंसे हिंदू मजदूरों के लिए बड़ा सहारा बने हैं मुस्लिम भाई। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस की महामारी के कारण देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक मुस्लिम बहुल गाँव के लोगों ने लॉकडाउन के बीच न केवल हिंदू मजदूरों को रहने का ठिकाना दिया है, बल्कि उनके खाने का भी इंतजाम किया है। दरअसल दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के हापुड़ की आइसक्रीम फैक्ट्री को लॉकडाउन के कारण बंद करना पड़ा है। ऐसे में इस फैक्ट्री में काम करने वाले लगभग 10 श्रमिकों के पास रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं बचा। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के मजदूरों ने पैदल अपने घर लौटने का फैसला किया था, लेकिन ये जैसे ही ये अपने गाँव जाने के लिए निकले थे, उन्हें पुलिस ने बीच में ही रोक लिया था और लॉकडाउन का हवाला देते हुए उन्हें वापिस लौटने को कहा। ऐसी स्थिति में इन लोगों को मुस्लिम बहुल गाँव सरवानी में रुकने को मजबूर होना पड़ा। गाँव के मुस्लिम इन मजदूरों की मदद के लिए आगे आए। ये न केवल पिछले 3 सप्ताह से इन हिंदू श्रमिकों को रहने का ठिकाना
उपलब्ध करा रहे हैं, बल्कि उनके भोजन की भी व्यवस्था कर रहे हैं। इन परेशान श्रमिकों को लेकर उस गांव के एक शख्स ने बताया कि जब से लॉकडाउन की अवधि आगे बढ़ी है, इन लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। उनका कहना है कि जब ये परिवार वालों से अपने बात करते हैं तो रोने लगते हैं, लेकिन हम इन्हें समझाते हैं, लेकिन हम इनकी स्थिति को समझ सकते हैं। उनका कहना है कि यदि हम बाहर होते हैं और हमारा परिवार गाँव में ऐसी स्थिति का सामना कर रहा होता है तो हमारी भी ऐसी ही स्थिति होती है। उनका कहना है कि हमारे गाँव वालों ने उन श्रमिकों की पूरी तरह से मदद करने का सोचा है, जिसको लेकर हम उनके रहने और खाने का भी इंतजाम कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, कोरोना वायरस के चलते सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी पचड़े में फंस गई है। कैबिनेट सहित देना पड़ सकता है इस्तीफा। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस से जूझ रही महाराष्ट्र सरकार के सीएम उद्धव ठाकरे इस समय एक और बड़े संकट की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बार उनकी कुर्सी पचड़े में जाती हुई दिख रही है, लेकिन इसका कोई राजनीतिक दाव पेश नहीं है, बल्कि कोरोना वायरस है। दरअसल आपको बता दें कि नियम यह है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को सदन के दोनों सदनों में यानी विधानसभा और विधान परिषद की सदस्यता लेनी जरूरी है। अगर कोई सदस्य इन दोनों सदनों में से किसी एक सदस्यता के बगैर मंत्रिमंडल में शामिल होता है, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों न हो, उसे 6 महीने के भीतर दोनों में से किसी एक का सदस्य बनना पड़ता है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीते साल 28 नवंबर 2019 को एक बड़े ही नाटकीय घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस हिसाब से देखा जाए तो 28 मई 2020 को उनके 6 महीने पूरे हो जाएंगे, यानी 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इससे पहले उनको इन दोनों सदनों में से किसी एक की सदस्यता लेनी होगी। अगर उद्धव ठाकरे ऐसा कर पाने में नाकाम होते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे का मतलब पूरी कैबिनेट का इस्तीफा माना जाता है। आपको बता दें कि 24 अप्रैल को विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही थी और इन्हीं में से किसी एक से उद्धव ठाकरे को चुनकर आना था, लेकिन कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण चुनाव आयोग ने इस इलेक्शन को टाल दिया है। अब इन हालात में उद्धव ठाकरे इस चुनाव का इंतजार नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि विधान परिषद में राज्यपाल के कोटे से 2 सीटें खाली हैं। इन पर उद्धव ठाकरे का नाम भेजा जा सकता है, लेकिन अब यह राज्यपाल पर निर्भर करता है कि वो इनके नाम पर मंजूरी देते हैं या नहीं। इन हालात में एक बार फिर महाराष्ट्र का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है या फिर महामारी के बीच ही चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि ऐसी उम्मीद कम है। हालांकि यह बात जरूर है कि उद्धव ठाकरे के पास सदन में बहुमत है और संख्या बल के हिसाब से उनकी सरकार को कोई संकट नहीं है, लेकिन इस बार जो तकनीकी पेच उनके सामने है वह भी किसी सिर दर्द से कम नहीं है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, आपने भारतीय जनता पार्टी पर संकट में भी, इस संकट की घड़ी में भी ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना संकट के दौरान भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रही खींचतान और बयानबाजी पर आम आदमी पार्टी की प्रदेश इकाई ने हमला बोला है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार दोनों कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के संकट के समय तुष्टीकरण की राजनीति कर मानवता को अपना शिकार बना रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता दीपक मिश्रा, प्रदेश संगठन सचिव अभिषेक जैन बिट्टू और वरिष्ठ नेता अरविंद अग्रवाल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कोरोना महामारी में भी जाति धर्म की राजनीति करने पर उतारू है। आप नेताओं ने कहा है कि कोरोना जैसी गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए पुलिस, डॉक्टर, जिला प्रशासन दिन रात एक किए हुए है, तो वहीं सांगानेर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक कोरोना में भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके विधानसभा क्षेत्र के कई इलाके ऐसे हैं जहां लोगों को सूखा राशन और राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भाजपा के नेताओं को सलाह दी है कि विपदा की इस घड़ी में सभी को एकजुट होकर इस महामारी से लड़ने की आवश्यकता है, न कि बेतुके बयान के जरिए प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का काम करें। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लॉकडाउन 2.0 के दौरान 20 अप्रैल से कुछ और सेक्टरों में छूट मिली है, जिसको लेकर आज गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। दरअसल आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने आज एक आदेश जारी किया है, जिसमें अपने समेकित गाइडलाइंस में कुछ और सेक्टरों को शामिल करने को कहा है। इस गाइडलाइन के तहत कृषि और बागवानी, पौधारोपण, फाइनेंशियल सेक्टर, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य की गतिविधियों को शामिल करने को कहा गया है। जारी गाइडलाइंस की लिस्ट राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों, भारत सरकार के मंत्रालय व विभागों के साथ विभिन्न अथॉरिटी को सौंप दिए गए हैं। गृह मंत्रालय ने जो अतिरिक्त गतिविधियों को शामिल करने के लिए आदेश जारी किया है, उसमें गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों,
कारपोरेटिव क्रेडिट सोसाइटी व अन्य वित्तीय संस्थानों को कम से कम स्टाफों के साथ काम करने की छूट दी गई है। इस आदेश में पानी सप्लाई और सैनिटेशन, पावर ट्रांसमिशन की लाइन और टेलीकॉम ऑप्टिकल फाइबर व केबल को बिछाने के कामों में भी 20 अप्रैल से छूट दी गई है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य की गतिविधियां भी रियायत की लिस्ट में है। इस तरह गृह मंत्रालय ने अनुसूचित जाति द्वारा की जाने वाली खेती व वन उत्पादों के काम को भी छूट दिया है। मंत्रालय ने बांस, नारियल, सुपारी, कोको, मसाले की खेती से लेकर उनके कटाई, बनाई, पैकेजिंग, बिक्री में को भी शामिल किया है, जिससे 20 अप्रैल से लॉकडाउन में छूट मिलेगी। इसके साथ ही हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन समेत गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले के गृह मंत्रालय के गाइडलाइन के मुताबिक, जिसे कल रात जारी किया गया था, उसमें सरकार ने कहा था कि मोबाइल फोन, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, कपड़े और स्कूली बच्चों के लिए स्टेशनरी आइटम तथा किराने के सामान और दवा जैसी आवश्यक वस्तुओं को भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जा सकता है। हालांकि ई कॉमर्स कंपनियों के डिलीवरी वैन को सड़कों पर संचालन के लिए वहां के संबंधित अधिकारियों से इजाजत की जरूरत होगी, जिसके बाद आप यानी 20 अप्रैल के बाद आप कई चीजों की, जैसा कि हमने आपको बताया, उन सभी चीजों की आप ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। सरकार के द्वारा इस छूट से कई लोगों की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोला है। कहा है कि लोग मर रहे हैं, इन्हें सिर्फ अपने लोगों को मंत्री बनवाना है। दरअसल आपको बता दें कि इस वायरस को लेकर पूरे देश में, साथ ही विदेश में हंगामा मचा हुआ है। लेकिन इस बीच कांग्रेस से निकलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। सिंधिया की इस मुलाकात को मध्य प्रदेश में होने वाले मंत्रिमंडल के गठन से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस ने सिंधिया पर करारा हमला बोला है। कांग्रेस ने एक मीडिया रिपोर्ट को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है कि लोग मर रहे हैं, इन्हें सिर्फ अपने लोगों को मंत्री बनवाना है। जब मध्य प्रदेश को कोरोना से बचाने की तैयारी करना था, तब वे जनादेश का सौदा कर रहे थे। जब मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो गया है, तब वे जयचंदों को मंत्री बनवाने की फिराक में है। कोई इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है। एक अन्य ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा है कि श्री अंत के जनता के लिए दो रूप हैं। इनमें पहला, लॉकडाउन के कारण जनता की मदद करने नहीं पहुंच सके। दूसरा, कुर्सी के लिए लॉकडाउन में अमित शाह से मिलकर सभी जयचंदों को मंत्री बनाने की मांग। इन दो मुंहों से बचकर रहना। इस तरह से कांग्रेस ने, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है और कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में इन्हें सिर्फ अपने लोगों को मंत्री बनवाने की सूझी है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदल को मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। दरअसल आपको बता दें, कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान मिले समय को मध्य प्रदेश कांग्रेस ने राज्य की 2 दर्जन विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की रणनीति बनाने में लगा दिया है। पार्टी का चुनावी चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ही होंगे। उपचुनाव में ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर सिंधिया के दल बदल व जनमत के साथ हुए छल के मुद्दे को हवा दी जाएगी। उपचुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर कमलनाथ स्वयं सारी तैयारी में जुटे हुए हैं। प्रदेश में 1.5 दशक के बाद जैसे तैसे सत्ता में लौटी कांग्रेस सरकार को उसकी अंदरूनी गुटबाजी और फूट ने ही सड़क पर ला खड़ा किया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बाद 24 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते उत्पन्न आपात स्थितियां सामान्य होते ही चुनावी सरगर्मियां तेज होने की उम्मीद है। कांग्रेस को इस बात का पूरा अनुमान है कि सितंबर के पहले उपचुनाव के आसार नजर नहीं है। इसलिए लॉकडाउन के समय का पूरी तरह से भरपूर उपयोग, हर सीट की राजनीतिक जमावट और संभावित प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हो रही है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI सेविंग खाते में अगर 1 लाख रुपए जमा है तो अब कितना ब्याज मिलेगा, इसके बारे में SBI ने बताया है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने हाल ही में फैसला किया है कि जिसके बाद सभी सेविंग खाते पर ब्याज 15 अप्रैल से घट गए। बैंक ने इसमें 25 बेसिक पॉइंट की कमी की है। बैंक के इस फैसले का क्या असर पड़ेगा और कितना फायदा या नुकसान होगा, यह सवाल आपके दिमाग में भी उठ रहा होगा। दरअसल SBI के इस फैसले के तहत अब 1 लाख तक डिपॉजिट पर ब्याज 3% से घटाकर 2.7% कर दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 1 लाख तक और इसके ऊपर के जमा दोनों पर इतना ही ब्याज मिलेगा। इसके साथ बैंक ने ग्राहकों को राहत देते हुए MCLR में 0.35% की कटौती की। नई दरें 10 अप्रैल से लागू हो चुकी हैं। इससे उन लोगों को फायदा होगा जिन्होंने घर या गाड़ी से संबंधित कोई कर्जा ले रखा हो। साथ ही EMI में भी राहत मिलेगी। नई MCLR
CLR दरों के लागू होने के बाद इस आधार पर 30 साल के लिए गए 1 लाख रुपए के होम लोन पर मासिक किस्त में 24 रुपए की कमी आएगी। वहीं SBI के बाहरी मानक दर यानी EBR में भी कटौती हुई है। अब यह 7.80% से घटकर 7.05% सालाना हो गई है। इस तरह रेपो से जुड़ी उधारी दर यानी RLLR की दर भी 7.40% से घटकर 6.65% सालाना हो गई है। ये नई दरें 1 अप्रैल 2020 से लागू हो गई है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये टुडे ब्रेकिंग न्यूज अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।